हेलो बच्चों, नमस्ते। चलो काम की बात पे आते हैं और हमारी क्लास शुरू करते हैं। आप सभी का गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून एंड भर भर के स्वागत। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई आपकी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो इसी को कंटिन्यू करने के लिए अभी हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और सर हमारा ये मकसद है, हमारा ये अभियान है कि हमें चाहिए नंबर अच्छे वाले, तगड़े वाले, बेहतरीन वाले, और उसके लिए हम किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। तो बेटा किसी भी हद पे गुजरने के लिए आओ हम लोगों ने एक चैप्टर खत्म कर देना है। आज उस चैप्टर का कायाकल्प कर देंगे। इतना पढ़ेंगे कि चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। बोलो रेडी हो क्या सब? यस सर, हम सब रेडी हैं हमारे अभियान में हमारा नया चैप्टर को खत्म करने के लिए। सर क्या है चैप्टर का नाम बता दो मेरे बेटा, आपको वैसे दिख गया होगा। चैप्टर का नाम है इंडियन यूनियन बजट, राइट सर? सर क्या इसका क्वेश्चन आएगा? अरे बेटा ऐसा हो नहीं सकता नहीं आए। भारत में क्वेश्चन पेपर बन रहा है और यूनियन बजट का क्वेश्चन ना है, ऐसा तो डिसपॉसिबल है। डिसपॉसिबल, राइट। चलो सर क्या क्या पढ़ना है बताओ ना। तो आओ ना बेटा बताते हैं, हम सारी बातें बताते हैं। एक मिनट, हाँ चलो शुरू करते हैं सर। इस चैप्टर में पहले हमारे को कुछ बेसिक वर्ड, अच्छा अगर नोट्स चाहिए तो बेटा कहाँ मिलेंगे वो हमारे को पता होना चाहिए। आप पीडब्ल्यू के ऐप पे जाकर इस बैच में एनरोल करोगे और आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है सर? अब नाउ द पॉइंट है सर, इस चैप्टर के पहले बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं बेटा। जो हमारा इंडियन यूनियन बजट है ना, वही हमारा सरकार का बजट है, गवर्नमेंट बजट है। तो आप दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। यस सर। ये ना हर साल 1 फेब को आता है और ये प्रेजेंट किया जाता है बेटा इन पार्लियामेंट। सुना होगा आप लोगों ने, पार्लियामेंट में स्पीच होती है, प्रॉपर बढ़िया तरीके से बजट को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? तो ये बात बहुत नॉर्मल सी थी, ऑलमोस्ट सारे बच्चों को ये बात पता होगी, पहले से पता होगी, राइट सर? एकदम सही बात है, एकदम कॉमन सेंस की बात है। तो अब इसे प्रेजेंट क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा इसमें ना बहुत सारी टैक्स, नॉन टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, कुछ देश की बाकी पॉलिसीज और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र होता है जो देश की ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन सब में काम का आता है। तो प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसकी अप्रूवल हो जाती है और फिर नए नए कानून हमारे को देश में देखने को मिल जाते हैं, अप्रूवल मिल जाती है, ठीक है? तो सर बजट एक इंपॉर्टेंट टूल होता है, बजट एक इंपॉर्टेंट टूल होता है ये पता करने के लिए, एक इंपॉर्टेंट टूल है ये पता करने के लिए, टू नो गवर्नमेंट की अपकमिंग पॉलिसीज, टू नो पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। सरकार क्या करने वाली है, कैसे कैसे करने वाली है, वो सब कुछ हमारे को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा अगर हमने क्या देख लिया सर, अगर हमने उस कंपनी का बजट देख लिया, कंपनी का कह रहा हूं, उस देश का बजट देख लिया है तो ठीक है। इंडिया में तो बेटा हर साल ये 1 फरवरी को आता। सर प्रेजेंट करता कौन है? बेटा प्रेजेंट किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, जिसे हम इंग्लिश में फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, जो कि करंटली निर्मला सीतारमण जी हैं, जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है सर? बढ़िया, ओके। तो ये तो मैंने आपको जो बातें बताई ना, ये एक तरीके से कुछ बेसिक लेवल की बातें थी। पेपर में इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट ये शुरुआत में ना हर बच्चे को इतना तो पता होना ही चाहिए कि ये हमारा बजट होता है, राइट सर? ठीक है, राइट सर। नाउ हमारे को क्या क्या पढ़ना है सर? गवर्नमेंट बजट के कुछ की एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बजट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, है ना, फास्ट ट्रैक तरीके से, एकदम तेज, वन शॉट है ना, वन शॉट में खत्म करेंगे। गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और फिर लास्ट में जाकर टॉपिक है डेफिसिट, वो डेफिसिट पढ़ेंगे, ठीक है? क्या ये मुश्किल टॉपिक है सर? नहीं, सबसे आसान चैप्टर है। आई रिपीट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है इस धरती पे, इस पूरी धरती पे इससे आसान चैप्टर नहीं है। चलो पढ़ते हैं सर। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, ये क्या होता है? तो बेटा इसके अंदर सरकार ना पता है क्या बताती है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसमें ना सरकार ये बताती है कि सरकार को कितना पैसा आने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स,
और कितना पैसा जाने की उम्मीद है, मतलब सरकार के एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, सरकार कितना पैसा कमाएगी, सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, उसका बजट बनाया जा रहा है। ठीक है, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर का। बेटा ये अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर का बनता है, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। जैसे अगर बजट 1 फरवरी फॉर एग्जांपल लेते हैं इसका, बजट प्रेजेंट हुआ आया 1 फरवरी 2026 को, ठीक है, 1 Feb 26 को आया, तो ये एप्लीकेबल कब से होगा? जनरली बेटा ये आने वाला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 26 से लेकर 31 मार्च 27 तक एप्लीकेबल रहेगा, तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है। तो ओके, बहुत सिंपल सी ये बात थी। आगे कहता है अब सर की एस्पेक्ट्स ऑफ बजट, इसमें ना बेटा कुछ पॉइंट्स है, सारे ही बच्चों वाले हैं, मैं आपको फटाफट करके दिखाऊंगा, 6-7 पॉइंट है। सबसे पहले बजट की स्पीच है ना, कुछ बजट के बारे में जानते हैं। जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट की एक स्पीच प्रेजेंट करती हैं पार्लियामेंट में, तो ये मैंने आपको बता दिया था। स्पीच देते हैं हाईलाइटिंग गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें सरकार की पॉलिसी, फिस्कल मेजर्स जिसमें टैक्स मेन होता है, सरकार की प्रायोरिटीज, ये सब कुछ आने वाले साल के लिए इसमें लिखा होता है। द स्पीच प्रोवाइड्स ओवरव्यू, इसमें ये सब कुछ बता रखा था कि सरकार क्या क्या करने वाली है, सरकार के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, सरकार उसके लिए क्या क्या पॉलिसी अपना रही है, ये सब कुछ बजट में होता है। तो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सर, इसमें बहुत काम की चीजें होती हैं। ठीक है, फिर इसी में ना सरकार ये बताती है कि क्या क्या सरकार को आने वाला पैसा है और कौन सा जाने वाला है। द बजट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू सोर्सेस, कहां कहां से सरकार पैसा कमाएगी, टैक्स का कितना, ड्यूटीज का कितना, नॉन टैक्स का पैसा कितना, साथ के साथ सरकार कितना पैसा खर्च करेगी अलग अलग चीजों में, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा, हेल्थ पे कितना खर्चा, एजुकेशन पे कितना, डिफेंस पे कितना, एग्रीकल्चर पे कितना, अलग अलग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पे कितना खर्चा, ये सारी चीजें बजट में बताई जाती हैं। हम गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, हम फार्मर के लिए क्या कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री के लिए क्या कर रहे हैं, सरकार ये सारी बातें अच्छे तरीके से बजट में बताती है। बोलो भाई, क्या ये वाली बात क्लियर है क्या? हाँ सर, इससे इजी क्या हो सकता है, आप मेरे को ये तो बताओ। इससे इजी तो कोई धरती का टॉपिक ही नहीं है यार। तीसरा, फिस्कल डेफिसिट। सर असल में ना हमारे देश को घाटा है, हमारे देश के खर्चे हमारे देश की रिसीप्ट से ज्यादा है, तो फिस्कल डेफिसिट का मैनेजमेंट, कि घाटा कम से कम हो, घाटा तो किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है ना, तो देश के लिए भी अच्छा नहीं है। फिस्कल डेफिसिट का मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट बजट में अच्छे से समझाया जाता है कि कैसे हम फिस्कल डेफिसिट को मैनेज कर सकते हैं, कम से कम रख सकते हैं, तो वो भी पता चलता है। कहता है द बजट आउटलाइंस द गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट टारगेट, हम कितना टारगेट कर रहे हैं कि घाटा घट जाए, विच इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। बेटा घाटा, कोई भी बोले घाटा कैसे निकलता है, सर एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू क्या कर दो, माइनस, खत्म हो जाएगा, एक्सपेंडिचर में से रिसीप्ट माइनस कर दो, खत्म हो जाएगा। तो हमें ये होता क्या है बाद में पढ़ेंगे फिस्कल डेफिसिट, अभी तो मुझे बस आपको ये बताना है ना बेटा कि फिस्कल डेफिसिट का मैनेजमेंट कहां होता है, सर बजट में होता है। तो बजट की स्पीच आती है, इसमें खर्चे, रिसीप्ट्स, इन सब की मेन बातें होती हैं, इसमें फिस्कल मैनेजमेंट की बातें होती हैं, तो ये सब कुछ हमारे बजट का पार्ट है, राइट सर। और टैक्सेशन, नया टैक्स आएगा, पुराना टैक्स जाएगा, टैक्स रेट बढ़ेगा, टैक्स रेट घटेगा। भाई हम सारे लोग, हम जितने प्रोफेशनल लोग हैं, सारे लोग टीवी में इंतजार कर रहे होते हैं 1 फरवरी का, क्योंकि उसी दिन पता चलता है कि देश में टैक्स के क्या हाल होने वाले हैं। भाई बताओ, ये वाली लाइन समझ में आई क्या? हम लोगों को इंतजार रहता है, किस चीज का इंतजार रहता है कि भाई टैक्स बढ़ रहा है या गिर रहा है, उन सब की जानकारी मिलेगी। कहाँ मिलेगी? अगर कल को आपसे कोई पूछे कहाँ पता चलेगा टैक्स बढ़ रहा है गिर रहा है, तो सर बजट देखेंगे, टीवी में आ जाएगा। द बजट में इंट्रोड्यूस चेंजेस टू द टैक्स रिजीम, टैक्स के सिस्टम में कोई चेंज है, या फिर कोई इनकम टैक्स के रेट चेंज करने हैं, या कोई कंपनी के टैक्स के रेट चेंज करने हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कोई भी चेंज करना है, या फिर कोई नया कानून लाना है, कुछ भी नया लाना है, टैक्स के कंप्लायंस को बढ़ाना है, टैक्स का सारा काम जो भी सरकार को करना है, सब कुछ कहां से किया जाता है बेटा? विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट। फिर पॉलिसी इनिशिएटिव, मैं बेटा ये लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये क्लियर है, तो इसके अलावा तो चैप्टर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे आप। ये चैप्टर इतना आसान है कि अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये टॉपिक अच्छे से देख लिया तो। चलो पढ़ते हैं अगला। सर पॉलिसी इनिशिएटिव, द बजट में अनाउंस एनी पॉलिसी मेजर, सरकार कोई नई पॉलिसी लाने वाली है, सरकार कोई नए रिफॉर्म्स लाने वाली है, जो भी लाने वाली है, किस लिए? ताकि चैलेंजेस से निपटा जा सके,
ग्रोथ हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके, है ना, डेवलपमेंट हो सके, इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो सके, सारे अच्छे अच्छे काम हो सके, उसके लिए सरकार बड़े लेवल पे काम करती है। एंड दैट बड़े लेवल का काम इज द इंडियन यूनियन बजट। सर बताओ भाई, कितना इजी नहीं है? आगे सेक्टोरल एलोकेशन, बेटा सरकार बताती है बजट की हेल्प से हेल्थ केयर पे कितना खर्चा करेंगे, एजुकेशन पे कितना, इंफ्रा पे कितना, डिफेंस पे कितना, एग्रीकल्चर पे कितना। अलग अलग सेक्टरों में सरकार इस बार कितना पैसा लाना चाहती है, कितना पैसा खर्च करेगी, कितना पैसा खर्च करेगी ताकि अलग अलग सेक्टरों का ग्रोथ किया जा सके, वो सारे डिसीजन गवर्नमेंट बजट में ही लिए जाते हैं। तो भाई बजट देख लोगे तो आपको देश का एक रूप, देश का एक चेहरा देखने को मिल जाएगा बहुत आसानी से। आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें देश के बारे में पता चल जाएंगी। बोलो किस किस को क्लियर है? जल्दी से बता दो किस किस को क्लियर है। मतलब क्या सर इसके पॉइंट याद रखने हैं? बेटा नहीं, हमारे को ना ये कंटेंट याद रखना है कि ऐसा ऐसा कंटेंट है, इस पे की एस्पेक्ट पे क्वेश्चन नहीं बन सकता, बट ये पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है, कुछ घुमा फिरा के शायद क्वेश्चन बना दे। चलो आगे बढ़ते हैं। सर पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट, सरकार को ना जब बेटा घाटा लगता है ना तो कई बार वो पब्लिक से भी बोरोइंग करती है, हाँ हम लोगों से बोरो करती है सरकार। तो कितना बोरो करना है, डोमेस्टिक मतलब इंडिया में कितना बोरो करना है, इंडिया के बाहर से कितना बोरो करना है, ये सारे डिसीजन गवर्नमेंट बजट में अच्छे से मैनेज किए जाते हैं। देन गरीबों के लिए या फिर बैकवर्ड रीजन्स के लिए जो भी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स चलानी है, लाइक कोई सब्सिडी देनी है या फिर पॉवर्टी खत्म करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए या रोजगार बढ़ाने के लिए, हेल्थ केयर को अच्छा करने के लिए, एजुकेशन को अच्छा करने के लिए, ओवरऑल शॉर्ट में बोलते हैं सर देश में सोशल वेलफेयर प्रोग्राम अच्छे से चलें, उसको प्रमोट करने के लिए सरकार गवर्नमेंट बजट को इस्तेमाल करती है। देन इसके अलावा बजट इंप्लीमेंटेशन, जब सारा काम हो जाता है तो फाइनली ये लास्ट पॉइंट है बेटा, लास्ट पॉइंट ही आपको नहीं करके जाना। जब सारा काम हो जाता है फिर सरकार ये देखती है कि जो जो हमने डिसाइड किया है अब वो सारे काम एक्चुअल में रोड पे नजर आए, एक्चुअल में मार्केट में नजर आए, जो बोला था वो वैसे ही होना चाहिए। हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके लिए हम आरटीआई भी फाइल कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि कितना खर्चा हो रहा है और कितना खर्चा नहीं हो रहा। ठीक है ना, आरटीआई एक्टिविस्ट यही तो करते हैं बेटा। चलो तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सर बस हमारे को इतना ध्यान रखना है कि बजट कब आता है, क्यों आता है, इसमें क्या क्या होता है। बेसिकली ये टॉपिक वो था जो हमारे को ये समझा देता है कि बजट में क्या क्या आता है। लगातार 13 मिनट से मैं यही बोल रहा हूं। आई थिंक अब आपके सारे टॉपिक रिवाइज हो गए होंगे बजट की मीनिंग से रिलेटेड। अब ना हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सर अब क्या है, तो 1 मिनट रुको बालक, अभी बताते हैं। चलो अब ना पहले मैं आपको इस टॉपिक से पहले एक टॉपिक करवाता हूं। कॉम्पोनेंट लिखा हुआ था ना, हाँ पहले ना मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूं बेटा। ये वही क्लास 12th वाले ही हैं। गवर्नमेंट बजट के उद्देश्य क्या है? सर क्या क्या उद्देश्य होते हैं? अरे बेटा क्या बताऊं मैं, इतना बच्चों वाला तो ये पॉइंट, इतना लप्पू सा तो ये टॉपिक है। सर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेटा देश का विकास, देश का ग्रोथ सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और ये जैसे जब होगा जब जीडीपी बढ़ेगा, तो जीडीपी ग्रोथ सरकार का टारगेट होता है, मकसद होता है। ठीक है सर, और बताओ ना बेटा, और सुनो। इसके अलावा सरकार रिसोर्सेज का एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी सरकार के पास रिसोर्सेज हैं उसका एलोकेशन बजट की हेल्प से होता है। तो ये सरकार का मकसद है कि रिसोर्सेज का बेटर एलोकेशन कर सके, ऑप्टिमम एलोकेशन कर सके, बढ़िया तरीके से एलोकेशन कर रख सके ताकि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम से कम हो जाए। थर्ड, सरकार ना बेटा
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चाहती है। मतलब सर बेटा मतलब ये हुआ अमीर और गरीब के बीच में ना गैप आ गया है, इनइक्वालिटी आ गई है, इनइक्वालिटी को कम करना है। अमीरी और गरीबी में, अमीर और गरीबों में बहुत गैप आ गया है, इन इक्वालिटी को रिड्यूस करना है, रिडक्शन करना है, ये सरकार का मकसद है। ठीक है। पब्लिक कंपनियों को मैनेज करना है, गवर्नमेंट पीएसयूज को मैनेज करना है सर, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट करना है, सरकार का ये मकसद है। ठीक है। सरकार का मकसद है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन हो, स्टेबलाइजेशन हो। स्टेबलाइजेशन किस चीज में सर? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को टैकल कर सके। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तो है नहीं लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन से को टैकल कर सके, इसके लिए सरकार बजट बनाती है। ठीक है। सरकार फिस्कल डेफिसिट का मैनेजमेंट अच्छे से कर सके, फिस्कल डेफिसिट का मैनेजमेंट, इसके अलावा पब्लिक डेब्ट का मैनेजमेंट अच्छे से कर सके, सरकार इसके लिए बजट बनाती है। मतलब आप कितने बेसिक से पॉइंट है, आप कुछ भी टॉपिक सोचो, सरकार जो भी देश में दिक्कत चल रही है उसे ठीक करने के लिए किसका सहारा ले रही है? सरकार उसे ठीक करने के लिए बजट का सहारा ले रही है। हर किसी में एक ही बातें तो हैं, सब में हम देश का भला कर रहे हैं। ओवरऑल ऑल दीज पॉइंट आर टारगेटिंग टुवर्ड्स ग्रोथ ऑफ नेशन। इसे तो अगर आप ना रट कर लिखो तो आपको ज्यादा मजा आएगा और एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ जो हमारा बच्चा है जो आया है पेपर देने के लिए वो कोई ऐसा बच्चा है जिसको जिसको रटने की वो नहीं है, जो समझ के आंसर लिखना जानता है। बस यही है। बोलो बेटा। इसके अलावा अगर आपको और भी पॉइंट याद आते हैं है ना, वो भी आप लिख सकते हो। रीडिस्ट्रीब्यूशन, पीएसयू का मैनेजमेंट के अलावा कोई और भी पॉइंट है तो वो भी आराम से लिखा जा सकता है। तो बजट की मीनिंग हमारे को क्लियर है, बजट के ऑब्जेक्टिव हमारे को क्लियर है। सर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बजट के कंपोनेंट। ठीक है। इस पे क्वेश्चन आने की संभावना है तो इसे हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, हर बच्चा इसे थोड़ा सा अच्छे से समझेगा। तो चलो अच्छे काम में देरी किस बात की, शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है। दो हैं बेटा, ध्यान से देखना। एक रिसीप्ट्स और दूसरा, अगर एक रिसीप्ट है तो कोई मेरे को बता सकते हो दूसरा क्या होगा? कॉमन सेंस है, कुछ ज्ञान की बात तो है नहीं भाई, कॉमन सेंस, प्योर कॉमन सेंस। इतना आसान कि मैं आपको क्या बताऊं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, बहुत आसान। बताओ भाई बताओ, एक रिसीप्ट है तो दूसरा क्या होगा? सर जाहिर सी बात है, एक रिसीप्ट है तो दूसरा है मेरा एक्सपेंडिचर। ठीक है। ये लिखा, ये मैं पूरा बताऊंगा ऐसे ही बिना मतलब नोट्स के, यही समझो, बढ़िया तरीके से लिख भी लेना मन करे तो। सर रिसीप्ट क्या होती है? अरे बेटा जहां पैसा आता है। एंड सर एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जहां सरकार का पैसा जाता है। हाँ। नाउ द पॉइंट इज, ये भी दो तरीके के होते हैं ना, ये भी दो तरीके के हैं एंड ये भी दो तरीके के। वाओ सर ये तो पूरा बढ़िया बन गया। हाँ सर, पहला रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड दूसरा कैपिटल रिसीप्ट्स। जस्ट लाइक यहां पे भी ऐसे ही, इसे ना मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं ताकि ये ना मिक्स ना हो जाए। ओके, ये रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू में ज्यादा चीजें चाहिए मेरे को, कैपिटल में तो कम भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है। ऐसे ही यहां पे भी है बेटा दो, और इधर भी एक, मतलब दो इसके और दो इसके। ठीक है, हम दो हमारे दो वो वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है सर ये तो। ठीक है, ये हो गया बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये वाला हो गया बालक कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा ध्यान से देख लेना, अब जो टॉपिक चलेगा ना ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। प्लीज सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखना। बोलूं? सर
कैपिटल रिसीप्ट्स वो होती हैं जिसमें पैसा आता है बट या तो असेट्स गवर्नमेंट की डिक्रीज होती हैं या तो, और वैसे मैंने वहां लगा ही दिया तो और यहां लगाते, और लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं सरकार की, बेटा आपकी और मेरी नहीं। या तो सरकार का असेट गिरता है या तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल सर, बेटा एग्जांपल कितना आसान है। एग्जांपल, सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया टाटा को, है ना, सरकारी कंपनी प्राइवेट सेक्टर को बेच दी, तो सरकार के लिए सरकारी कंपनी असेट थी, सरकार ने बेचकर पैसा लिया, कैपिटल रिसीप्ट्स, या फिर लोन फ्रॉम आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बेटा आईएमएफ से लोन लिया है मतलब सर लोन लिया है मतलब टिंग टिंग दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? लायबिलिटी बढ़ गई। या तो असेट गिर जाए या तो लायबिलिटी बढ़ जाए, या तो असेट कम हो जाए या तो लायबिलिटी बढ़ जाए, तो वो बनते हैं कैपिटल रिसीप्ट। इसे उल्टा कर दो। उल्टा मतलब सर ना तो असेट डिक्रीज करेंगे, ना तो यहां तो है या तो, यहां है ना तो, नीदर असेट डिक्रीज नॉर लायबिलिटीज इंक्रीज। इधर और को इधर नीदर नॉर में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं। इसका ये अपोजिट वर्जन हो गया। सर एग्जांपल बताओ इधर भी। हाँ बेटा काहे नहीं। बेटा सरकार को टैक्स का पैसा मिला है, लो जी टैक्स रिसीप्ट्स। सरकार को जो टैक्स का पैसा मिला है, कैसे सरकार की कोई असेट गिरेगी? क्यों गिरेगी? क्या सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी? टैक्स का पैसा मिला है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स है। तो हमारे को यह ध्यान रखना होता है, अगर असेट गिर रहा है या लायबिलिटी बढ़ रही है तो कैपिटल रिसीप्ट, ना तो असेट गिर रहा है ना तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है सर, इधर चलते हैं मेरे बेटा ध्यान से। सर पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर, या तो अब इस वाले का दूसरे तरीके से उल्टा करेंगे। यहां असेट डिक्रीज था, यहां बोलेंगे असेट इंक्रीज। या तो देश की सरकार के एसेट बढ़ रहे हैं या तो लायबिलिटीज डिक्रीज। दोनों पॉइंट एक दूसरे से एकदम अपोजिट है। जैसे सर एग्जांपल, बेटा एग्जांपल, नई सरकारी कंपनी खोली है, न्यू पीएसयू, या लोन वापस कराए। लोन वापस करेंगे तो लायबिलिटी गिरेगी ना, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ये हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे या तो असेट बढ़ते हैं या तो लायबिलिटी गिरती है। ठीक है सर, बढ़िया है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या तो को ना तो, नीदर असेट इंक्रीज नॉर, सेम लाइन है आगे, ना लायबिलिटी डिक्रीज। सर एग्जांपल, बेटा एग्जांपल सुनो, सरकारी स्कूल के टीचरों की सैलरी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी। सरकार जो अलग अलग सरकारी कर्मचारियों को सैलरी पे करती है, क्या इससे सरकार का कोई एसेट बढ़ेगा? कहां का बढ़ेगा? सैलरी पे करने से क्या असर बढ़ेगा? सरकार की कोई लायबिलिटी गिरेगी? नो मेरे बेटा। तो ये सारा खर्चा कहां का पार्ट बनेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सर ये वर्ड हमारे को अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या रेवेन्यू होता है और क्या कैपिटल होता है। ये क्या हो गया? क्या रेवेन्यू होता है, क्या कैपिटल होता है? क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। ये मीनिंग थी। अभी मेन रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर के पार्ट देखने वो पेपर में आ चुके हैं। पेपर में बोला गया था बेटा एक कैटेगरी का टॉपिक है और पूरे चैप्टर में कुछ है नहीं, तो उस पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। तो इस बार फिस्कल डेफिसिट और जो शुरुआत में ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़े तो उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। तो आओ सर शुरू करते हैं। अब ना मैं रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर चलता हूं, याद करते रहो, ये सब टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं बालक। सर रेवेन्यू रिसीप्ट्स के भी दो क्लासिफिकेशन करते हैं, एक टैक्स और एक नॉन टैक्स।
टैक्स में हम सबको पता है, अभी मैं एग्जांपल लिखता हूं। दूसरा नॉन टैक्स रिसीप्ट्स है, ये रेवेन्यू के अंदर वाला, ठीक है सर। टैक्स रिसीट में कौन नहीं जानत जग में इनकम टैक्स, जो इनकम इंडिविजुअल्स की इनकम पे टैक्स लगता है, इनकम पे टैक्स। और क्या लिखूं इसमें सर? जीएसटी। ओ वाओ, सेल परचेज ऑफ गुड्स सर्विस पे जीएसटी। सरकार के लिए तो मस्त मजे आ रहे हैं ना, टैक्स का पैसा बैठे बैठे। सर तीसरा एक्साइज ड्यूटी बेटा, ये आज भी कुछ चीजों पे लगता है प्रोडक्शन पे, लाइक एल्कोहल, ह्यूमन कंजम्पशन वाली प्रोडक्शन, दोनों चीजों का नाम लिख देता हूं, एल्कोहल एंड पेट्रोल। तो इस पे एक्साइज ड्यूटी लगता है, सरकार के लिए टैक्स का पैसा। इसके अलावा सर कस्टम ड्यूटी, वाओ वाओ वाओ, तो बेटा कस्टम ड्यूटी लगता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। तो मैं क्या समझा रहा हूं आपको, ये सब टैक्स रिसीप्ट्स है बेटा, टैक्स रिसीप्ट्स। टैक्स रिसीप्ट्स आर बेसिकली कंपल्सरी इन नेचर। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं कोशिश यही कर रहा हूं शुरुआत के 3 चैप्टरों में कि उसे लिख कर बता दूं। कंपल्सरी इन नेचर, भाई ये कंपल्सरी होता है, कंपल्सरी नेचर का है, देना बहुत ज्यादा जरूरी है सरकार, वरना तुम्हारी बैंड बजा देगी, ठीक है सर। नॉन टैक्स रिसीप्ट क्या होते हैं बेटा? जो कंपल्सरी नहीं है, लाइक सरकार फीस, सरकार इतनी सारी हमारे को सर्विस देती है, बदले में सरकार हमसे उसके बदले क्या लेती है? फीस। लाइक पासपोर्ट सेवा केंद्र की फीस, पासपोर्ट को बनाने की फीस, आधार कार्ड पैन कार्ड की फीस। सरकार हमसे फाइन्स वसूलती है, लॉ का ब्रेक करने वाले, लॉ का नॉन कंप्लायंस करने वालों के ऊपर फीस, फाइन्स, ये सब कुछ लगता है, ठीक है। सरकार पीएसयू कंपनी से डिविडेंड इनकम रिसीव करती है, डिविडेंड मिलता है, कहीं से इंटरेस्ट मिलता है, जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। डिविडेंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके अलावा सरकार को ग्रांट्स मिलती है, अलग अलग देशों से डोनेशन, ये वापस नहीं करनी होती, वापस करनी होती तो वो लोन बन जाता बेटा, ठीक है। इसके अलावा एस्चीट, बेटा सुना होगा एस्चीट। एस्चीट वो होता है जब किसी इंसान के कोई आगे पीछे नहीं होता और उसकी डेथ हो जाती है तो सरकार उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लेती है, सरकार हड़प लेती है, तो वी कॉल इन इकोनॉमिक्स दैट टर्म एज एस्चीट, उसे हम लोग एस्चीट के नाम से पुकारते हैं, तो वो हमारा एस्चीट बनेगा, ठीक है। सरकार हमसे पैसा वसूलती है स्पेशल असेसमेंट के नाम का, वैसे इंडिया में बहुत कम होता है, सरकार की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से वो हमसे थोड़ा पैसा चार्ज करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है सर? नॉन टैक्स। और ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है? टैक्स। ये सब पेपर में आता है, सब इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है सर। हर किसी पे मैं इनफ बोल रहा हूं, आप प्लीज अच्छे से सुनते हुए चलो, जितना सारे टॉपिक को सुनोगे उतना बढ़िया तरीके से समझ पाओगे। बताओ क्लियर है क्या यहां तक का? पक्की बात है तो बता दो, क्लियर है? सबको क्लियर होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है सर। अगला बेटा कैपिटल रिसीप्ट के ना मेन पार्ट क्या होते हैं मैं वो बता देता हूं, सिलेबस में नहीं है डिटेल में, मैं बता देता हूं। इसका मेन पार्ट होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब पीएसयूज सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को बेच दी, किसी भी सरकारी कंपनी को बेच दोगे तो डिसइन्वेस्टमेंट होता है। इसके अलावा ये एग्जांपल में भी लिखा है बेटा एयर इंडिया। इसके अलावा बोरोइंग्स फ्रॉम डोमेस्टिक या एक्सटर्नल सोर्सेस, जो भी सरकार बोरो करती है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे एक्सटर्नल हो, ये सब इसी का पार्ट होता है, सब कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगा। ये अच्छी रिसिप्ट्स नहीं है यार, ज्यादा अच्छी ये वाली होती है, ये वाली थोड़ी सी बुरी लग रही है सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल, बेटा सिर्फ एग्जांपल का ही खेल है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल यहां पे मैं बता देता हूं, मतलब डिटेल में मुझे नहीं जाना है ही नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ना मेरे बेटा सरकार को सैलरी देनी होती है ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जो भी गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, सरकार को इंटरेस्ट देना होता है ऑन बोरोइंग्स,
बेटा ध्यान देना, इंटरेस्ट है तो यहाँ पे जा रहा है, अगर प्रिंसिपल होता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता। ठीक है, सरकार का जो डिफेंस रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो भी इसी का पार्ट बनता है बेटा, डिफेंस रिलेटेड एक्सपेंडिचर, ये सब सर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट है। ठीक है, देन सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेटा अगर या कैपिटल रिसीट में था डिसइन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा मेरे बेटा इन्वेस्टमेंट या रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन, लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन या बोरोइंग, प्रिंसिपल है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट है वही तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने यहाँ पे लिखा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो ये सब मैंने एग्जांपल भर दिए हैं आपके सामने, सारे याद करके जाने हैं पेपर के अंदर। बोलो भाई कर दोगे, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, पेपर में आ सकता है। छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, बहुत हाईली स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत बढ़िया तरीके से आप अच्छे नंबर को क्लेम कर सकते हो इस चैप्टर में से। चलो सर बढ़िया है। जब आप बुक खोलोगे ना बेटा तो उन्होंने ना पता है क्या कर रखा है, रेवेन्यू कंपोनेंट बना रखा है, रेवेन्यू बजट सॉरी, और दूसरा कैपिटल बजट बना रखा है। बातें वही है, रेवेन्यू बजट में 2 डाल दो, कैपिटल बजट में 2 डाल दो, पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट्स, बस हमने इधर उधर करा, उन्होंने उधर उधर कर दिया है ना, इस तरीके से करा, 4 ही वर्ड है और कुछ नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, तो चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज है, बल्कि जो हमने करा उसमें ज्यादा बेटर वाली अंडरस्टैंडिंग आती है। बताओ बेटा कर दोगे अगर पेपर में आएगा तो? चलो, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सर इसके अलावा और क्या है बेटा? कुछ नहीं बचा, अब सच में कुछ है ही नहीं, एक फिस्कल डेफिसिट का टॉपिक है, इतना छोटा सा ये चैप्टर है, मैं आपको क्या बताऊं इस चैप्टर में, इतना आसान सा ये चैप्टर है। आओ सर पहले मैं इसका ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं बेटा। डेफिसिट देखो, 2 सिनेरियो पॉसिबल है बजट में, एक तो हो सकता है डेफिसिट, एक हो सकता है इक्विलिब्रियम, और एक हो सकता है सरप्लस। सरप्लस और इक्विलिब्रियम तो हुआ ही नहीं है, तो ये तो काम का नहीं है। सरप्लस कब? ये बुक का नहीं है बेटा, मैं बस आपको बता रहा हूं। सरप्लस कब? जब सरकार की रिसीप्ट्स सरकार के एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाते हैं, हुआ ही नहीं आज तक। जब रिसीप्ट्स एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं, ये भी नहीं हुआ हमारे यहां, तो ये है जी, रिसीप्ट्स कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो इसे बोलते हैं डेफिसिट, घाटा। ठीक है, ये टॉपिक है जो मेन है। ठीक है, अब इस टॉपिक में भी 3 पॉइंट निकलते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिस्कल डेफिसिट, ये वाला पहला था, या पहला है, था क्यों भाई, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, एंड तीसरा बेटा क्लास 12 चल रही है, क्लास 12 से भी कम कंटेंट दे रखा है इस चैप्टर में, प्राइमरी डेफिसिट। सर एक बार बताओ, हाँ बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट मेरे बेटा जब होता है जब रेवेन्यू खर्चे रेवेन्यू रिसीप्ट से ज्यादा होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीप्ट्स। अगर मुझे ये निकालना है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीप्ट माइनस कर देंगे। फिस्कल डेफिसिट जब होता है व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीप्ट्स, बस एक्सेप्ट बोरोइंग, रिसीट में बोरोइंग नहीं डालते क्योंकि बोरोइंग्स का पैसा हमारा असली इनकम नहीं है ना, इस वजह से ये ध्यान रखना होता है। अब ध्यान देना कि अगर फिस्कल डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो इसके ना मैं कॉमन बता देता हूं, दोनों के कॉमन होते हैं कुछ इंप्लीकेशंस, इंप्लीकेशन मतलब प्रभाव। देखो बोरोइंग बढ़ेगी नो डाउट, खर्चे ज्यादा हैं, रिसीप्ट्स कम है तो बोरोइंग बढ़ेंगी।
सोशल वेलफेयर के खर्चे घटेंगे, सरकार को वेलफेयर के खर्चे कम करने पड़ेंगे, इन्फ्लेशन देश में बढ़ेगी, इन्फ्लेशन देश में बढ़ेगी, एरो का ध्यान रखना, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी गिरेगी, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी वर्दीनेस गिरेगी, देश में इन्वेस्टमेंट बाहर के लोगों का एफडीआई भी गिर जाएगा। मतलब ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट है कि अगर आप लोगों से घाटा हुए जा रहा है, घाटा हुए जा रहा है, घाटा हुए जा रहा है, तुमसे घाटा ही नहीं संभल रहा, तो तुम्हारे देश में तो प्रॉब्लम होना निश्चित है ना। इनमें से जितने पॉइंट लिखे हैं बेटा सारे प्रॉब्लम भरे हैं, आप इसमें से एक भी अच्छा पॉइंट नहीं कह सकते कि वो अच्छा हो रहा है। ठीक है सर, ये क्या होता है बेटा? यहां कुछ नहीं, ये तो बहुत आसान है। प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए, पीडी निकालने के लिए फिस्कल डेफिसिट निकाल लिया है। यहां पे फिस्कल डेफिसिट निकालते वक्त बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करा था, है ना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहां से उस बोरोइंग की इंटरेस्ट हटा देंगे, इंटरेस्ट पेमेंट, ये फॉर्मूला है बेटा, छोटू छोटू से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे, ये फॉर्मूला है, मैं दिखा देता हूं सर। एक तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव, दूसरा इसका फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं ना, ये ऐसे बनेगा, देखो टोटल यहां लिख देता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स, बोरोइंग्स को क्रॉस करके, बोरोइंग्स एक्सक्लूड करके, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, राइट सर। ये हो गया टोटल रिसीव्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स। और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट का फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बस इतना आसान सा ये चैप्टर है। बताओ बच्चों, कर दोगे? आ रहा है समझ में कुछ? अच्छा है चैप्टर। चलो सर, अब इसे एक बार मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट एक गैप होता है बिटवीन गवर्नमेंट के टोटल खर्चे और टोटल रेवेन्यू में। भारतीय बजट के हिसाब से इसका मतलब होता है कितना सरकार को बोरो करना है, जितना घाटा होगा उतना बोरो करना होता है। फिस्कल डेफिसिट एक क्रूशियल एलिमेंट होता है क्योंकि इससे पता चलता है सरकार को कितनी बोरोइंग करनी है। ठीक है, अब ना मैं एक बार ना चलो ठीक है, वैसे तो इतना इनफ है। ये जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया ना, ये भी आप पढ़कर जाना, बस इतना। ये वाले टॉपिक को भी देख लेना। मैं चाहता हूं कि अगर पेपर में कुछ बने तो आप इन चीजों को भी लिख कर आना बेटा, इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये जो मैंने अभी हाईलाइट करा है, इस वाले पोर्शन को भी थोड़ा सा ना अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करिएगा। बाकी टॉपिक तो बहुत ही आसान है, इतना कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। देखो मैं दिखा देता हूं। अरे ये तो उसकी पीडीएफ है, सॉरी। बेटा ये देखना, ये ना आपकी बुक है, इंस्टीट्यूट की बुक है, ठीक है। इसमें पेज नंबर थोड़ा मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखो कितना आसान सा ये चैप्टर है यार। सबसे पहले वो पॉइंट बताता है, ये बजट स्पीच, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद करो, आपने पढ़ा था, इसे तो मैंने लाइन टू लाइन पढ़ाया था। मकसद, इसमें से सारे की वर्ड्स हमने पढ़ लिए थे। फिर बजट के कंपोनेंट्स, यही बजट के कंपोनेंट पढ़े बेटा हमने, रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें ना प्लान और नॉन प्लान करके दे रखा है, बट मैं आपको बता देता हूं प्लान और नॉन प्लान में वर्ड सेम यूज कर रखे हैं। प्लान और नॉन प्लान में ना कुछ है नहीं, तो सोच समझ के खर्चा कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए प्लान, जो बिना प्लान के है लाइक सैलरी, बिना प्लान का खर्चा है, नॉन प्लान खर्चा। तो ऐसा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मेन तो यही है जो हमने पढ़े। आप देख लो, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी में लगता है बेटा। जब आप एग्जाम्पल पढ़ोगे ना, देखना सेम लिखे हुए एग्जाम्पल। तो ठीक है, जो किसी सरकार के प्लान पे खर्चा हो रहा है, लाइक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, फलाना फलाना कोई मिशन, तो वो प्लान एक्सपेंडिचर। जो किसी प्लान से रिलेट नहीं कर रहा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। फिर कैपिटल बजट, कैपिटल बजट के दोनों पार्ट, कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसकी मीनिंग दे रखी है। फिर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट की मीनिंग पड़ी। फिर टोटल खर्चा, रेवेन्यू रिसीव्स, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट अच्छे होते हैं, बोरोइंग, ये सब हमारे फिस्कल डेफिसिट की वजह से हो रहा होता है। तो ये सब कुछ आपने ऑलरेडी डन कर लिया है। बताओ भाई, पेपर में आओगा तो
तुम क्या इसकी आग लगा सकते हो इस पेपर क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन को, इस मतलब चैप्टर, इसके बाद और कुछ है नहीं, देखो चैप्टर ही खत्म है, इतना आसान ये चैप्टर है। मेरा काम क्या था अभी कि आपको पूरा चैप्टर रिकॉल करवा दूं, एक बार में सारा का सारा चैप्टर आपको रिकॉल करवाना वाज माय प्राइमरी टास्क इन द क्लास। तो मैंने वो पूरा काम किया है। आपको क्लास अच्छी लगनी चाहिए। मैंने सिर्फ 40 मिनट के अंदर बेटा ये पूरा चैप्टर खत्म किया है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने अगर पहले पढ़ा हुआ है तो आपको लगेगा सर पूरा रिकॉल हो गया, सारा का सारा कंटेंट रिकॉल हो गया, लिख विख कर जो भी कर सकते थे वो सब कुछ कर लिया, लिख कर लिया, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है। छोटा चैप्टर था बट अगला इज अ बिग चैप्टर, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, उसमें समय लगेगा। वो 40 मिनट 1 घंटे का वो चैप्टर नहीं है, उसमें हम थोड़ा ज्यादा समय लगाएंगे। उसमें मैं आपको फिर हमारे हैंड रिटन नोट्स को भी रेफर करूंगा बेटा, हैंड रिटन नोट्स भी हमारे आ जाएंगे उसके अंदर। बोलो ठीक है क्या? यस सर ठीक है। बच्चों मन लगा के पढ़ो, ये नेशनल इनकम, इंडियन यूनियन बजट, तो पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए। और पहला चैप्टर डिमांड सप्लाई फॉर्म्स ऑफ मार्केट, पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए। बढ़िया स्कोर करो भाई, इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत इजी सब्जेक्ट है, बढ़िया स्कोर हो भी जाएगा। बोलो डन, जल्दी से बता दो, क्लियर है क्या? हाँ, बीच बीच में ना मेरे को एक डर सताता रहता है कहीं मेरा माइक डिस्कनेक्ट ना हो गया हो, तो सिस्टम में देखना बहुत जरूरी है। तो कहीं मैं पढ़ा रहा हूँ और गलती से माइक डिस्कनेक्टेड है, कुछ इशू आ रहा है, तो अगर डिस्कनेक्टेड हुआ सारी मेहनत पानी में जाएगी। तो इशू माइक को लेकर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। चलो बच्चों, तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।